सिंपल पेंडुलम बहुत ही सिंपल है। सिंपल पेंडुलम ये सिंपल पेंडुलम में देखो, पेंडुलम तो बहुत इजी है कि भाई पेंडुलम क्या होता है। तो भाई एक ये रूफ के ऊपर एक कुछ ऐसे लगा दो नीचे की तरफ एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के नीचे एक मास रख दो। मास रखने के बाद ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा। दैट इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम। ये इजी है समझना कि भाई सिंपल पेंडुलम कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, इसीलिए इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। इफ दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, फाइंड क्या करना है हमको? वी वांट टू फाइंड आउट इट्स पीरियोडिक टाइम। ध्यान देना, वी वांट टू फाइंड आउट द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम। पीरियोडिक टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन टू फिनिश वन फुल ऑसिलेशन। यानी पेंडुलम पहले इधर है, फिर वो इधर आएगा और फिर इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एक ऑसिलेशन, देखो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे ये गया और वापस आया, उसे बोलते हैं वन फुल ऑसिलेशन। और वन फुल ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। और ये पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम, और यही इक्वेशन हमको डिराइव करना है। ठीक है, वी हैव टू डिराइव दिस इक्वेशन पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, और आज लास्ट में ये इक्वेशन डिराइव होगा। तो डेरिवेशन से पहले थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जो शायद आप लोग भूल चुके हो। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये होता है जैसे ये एक, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ से r डिस्टेंस दूर कोई एक पार्टिकल है। यहाँ से r डिस्टेंस दूर कोई एक पार्टिकल हो अगर, लाइक दिस, और अगर ये पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट हो रहा हो, इसका मास है m, तो फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर मान लो 2-3 मास हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? m1r1 स्क्वायर। I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mnrn स्क्वायर। ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम स्टार्ट करने से पहले ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए करा रहा हूँ। I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर अप टू mnrn स्क्वायर। बहुत सारे मास हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास मान लेते हैं, ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस r3, m1 इसका मास m2 इसका मास m3। तो इन दैट कंडीशन अगर n तक अगर हो, इतना हो सकता है। तो यहाँ पे जब सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट होगा, ठीक है, सिंपल पेंडुलम में इट इज ऑसिलेटिंग, वी कैन इमेजिन इस ऑसिलेशन इज अ पार्ट ऑफ अ हाइपोथेटिकल सर्कल। ठीक है, ये एक सर्कल का ही पार्ट है, समझ में आ रहा है? तो पेंडुलम ऑसिलेट होता है लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक। वी कैन सी दैट ये जो है ये एक सर्कुलर मोशन का पार्ट है। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगा दे, ये लेंथ है l, ये मास है m। देखो यहाँ पे 3 पेंडुलम नहीं, एक ही पेंडुलम है, ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ ऑसिलेट हो रहा है ऐसा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये वाले केस में होगा, फॉर सिंपल पेंडुलम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू मास कितना सस्पेंडेड है m, और डिस्टेंस कितना है l, तो l स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर सिंपल पेंडुलम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू ml स्क्वायर। आया समझ में? बताओ जल्दी से, या फिर से बताऊं? डन, ओके। ये तो अभी समझ में आ गया हो तो सिर्फ इतना लिखना, कॉन्सेप्ट करके लिखना, सिंपल पेंडुलम डायरेक्टली मत लिखना। पहले लिखो कॉन्सेप्ट फॉर सिंपल पेंडुलम, उसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 है दैट इज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आपको सिर्फ ये वाला लिखना है। फॉर पेंडुलम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I इज इक्वल टू ml स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बट ये वाला तो अभी लिखना ही है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दैट इज I इज इक्वल टू ml स्क्वायर। लिखो जल्दी से। Next is the concept of angular acceleration. Angular acceleration. Angular acceleration भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है।
एक्सेलरेशन यानी क्या होता है? इट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। सो कैसे आता है देखो, y को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, y इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी बाई डी टी ले लेते हैं दोनों साइड, इफ यू डिफरेंशिएट द डिस्प्लेसमेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dy बाई डी टी। ये dy बाई डी टी को बोलते हैं वेलोसिटी। ओके, dy बाई डी टी इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करने से मिला, इसको वापस डिफरेंशिएट करो तो मिलता है एक्सेलरेशन, यानी dv बाई डी टी। अब देखो dv बाई डी टी मैंने लिखा हुआ है, अब v की वैल्यू तो ये है, v इज dy बाई डी टी, और ये क्या है? इट इज इसका भी d बाई डी टी। यानी अगर v की जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूँ, देखो v तो बहुत बड़ा है ना, ये पूरा v है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dv बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ dy बाई डी टी, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। ये था वेलोसिटी, और क्या क्या इसका हम लोगों ने? डिफरेंशिएशन। ओके, तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्लियर? बोलो जल्दी से। डन। ओके, अब देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होगा। ठीक है, थीटा को बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको पोजीशन बोलेंगे एक्चुअली। पोजीशन dy को हम लोग बोलते हैं, dy इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा को बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। पोजीशन तो यहाँ पे होगा एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन को डिफरेंशिएट करें तो जो मिलेगा उसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। लास्ट टाइम याद है ना, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी लिया था। इसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये किसके जैसा? देखो जो नीचे लिखा हुआ उसके जैसा ही है। ये वेलोसिटी तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ये पोजीशन तो ये हो गया एंगुलर पोजीशन। ओके, अब जब इसको वापस डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? नीचे है एक्सेलरेशन, तो ऊपर मिलना चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, यानी डी ओमेगा बाई डी टी आएगा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ डी बाई डी टी ऑफ, ये ओमेगा जो है उसकी जगह ये पूरा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओमेगा की जगह मैं लिख दूंगा डी थीटा बाई डी टी, जो ये बन जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इसे बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को इंडिकेट किया जाता है अल्फा से, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन को इंडिकेट किया जाता है ए से। ओके, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लिखो। लीनियर एक्सेलरेशन का ये जो नीचे वाला है वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो नीड टू राइट दिस वन, सिर्फ ऊपर वाला लिख लो, देन रेज योर हैंड। अब देखिए थोड़ा बहुत टॉर्क का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। क्या होता है टॉर्क? देखो ये जो ऑसिलेशंस होते हैं, ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम, इट इज अ टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन। मैंने बताया ना, वो रोटेशनल मोशन का एक पार्ट है। जब ये मोशन भी करता है दैट टाइम वो जो पाथ होता है वो थोड़ा बहुत सर्कुलर भी होता है। उसका मोशन यहाँ से यहाँ ऐसे हो रहा है। तो व्हेन अगर मैं इसको इस तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम गिविंग फोर्स टू द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम टुवर्ड्स राइट। ठीक है, मैंने इस तरफ धक्का लगाया इसे, तो जब मैं इसे धक्का लगाऊंगा तो ये ऊपर जा रहा है। ये रहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा भी बोल सकते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं। चलो ये इस डायरेक्शन में गया तो इसकी डायरेक्शन क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज?
मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज सर्कुलर मोशन, ठीक है, बहुत ही बड़े सर्कुलर मोशन का पार्ट है। बताओ ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? यस, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, सही है मनीषा। चलो ये एंटी क्लॉकवाइज अगर हो तो ये लिख सकता हूं, थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल डायरेक्शन कहां होगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? याद आ रहा है? अगर ये कंफ्यूजन हो रहा था, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं किसी भी चीज का ढक्कन है, ढक्कन को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं तो ढक्कन कहां जाएगा, अंदर जाएगा या बाहर आएगा? इसी को राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं। यस, इट विल कम आउट। तो ये थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, इट इज कमिंग आउट, बाहर आ रहा है। ओके, चलो तो एंगुलर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है बाहर की तरफ, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाहर की तरफ। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये नहीं है कि वो जो पेंडुलम है वो थोड़ा बहुत बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, ये हम लोग हमारे हिसाब से बोल रहे हैं। इट इज कन्वेंशन, ये रिवाज है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो वी हैव टू कंसीडर इट आउट अकॉर्डिंग टू दिस रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या करना है, उस डायरेक्शन में ऐसा ढक्कन या स्क्रू ऐसा कुछ भी रख दो और फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। चलो ये क्लियर हो गया, थीटा एंटी क्लॉकवाइज अंदर की, सॉरी बाहर की तरफ। तो उसके अगेंस्ट में देखो, यहाँ पे लाके अगर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, अगर सिंपल पेंडुलम को यहाँ तक ले आया और मैंने छोड़ दिया तो वो वापस जाएगा ना। तो जब वो वापस जाएगा दैट विल बी ड्यू टू रिस्टोरिंग टॉर्क। किसकी वजह से जाएगा वो, टाउ रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से वो वापस अपनी पोजीशन की तरफ जाएगा। ओके, तो स्विंग में भी ऐसा होता है, स्विंग को एकदम पीछे की तरफ ले जाओ और छोड़ दो तो वो वापस आता है, तो वो होता है रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क की डायरेक्शन देखो कहाँ, इट इज क्लॉकवाइज, दिख रहा है, ये लग रहा है जो पहले था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है टाउ इज सी डब्ल्यू यानी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, बोलो, इन या आउट? इमेजिन ऐसा कोई ढक्कन है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा ढक्कन, यस इट विल गो इनसाइड, तो यहाँ पे जाएगा इनसाइड। ओके, तो लिख सकते हैं टाउ एंड थीटा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, टाउ एंड थीटा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये टाउ क्या है, इट इज ए टॉर्क, और थीटा क्या है, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये क्लियर हो गया? तो लिखो टाउ एंड थीटा ऐसा लिख देना। कॉन्सेप्ट में ये सब कॉन्सेप्ट ही चले, अभी सिंपल पेंडुलम स्टार्ट ही नहीं किया हम लोगों ने, ये सिर्फ हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ये जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे सबका सब कुछ लिखो, एंड रेज योर हैंड। एक और कॉन्सेप्ट है पेंडुलम के लिए, फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टाउ की वैल्यू आर क्रॉस एफ, वी कैन राइट टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। ये थीटा क्या होता है, इट इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ, आर और एफ के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं थीटा। अगर थीटा बहुत ही छोटा हो, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो टाउ का फॉर्मूला हो सकता है आर एफ थीटा। क्यों? बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू नियरली इक्विवेलेंट टू क्या हो जाती है, थीटा। साइन थीटा और थीटा दोनों नियरली सेम हो जाते, इसलिए साइन थीटा और थीटा सेम हो जाएगा, यानी आर एफ थीटा हो जाएगा। एक फॉर्मूला टॉर्क का ये है, दूसरा फॉर्मूला ये भी है, टाउ होता है आई अल्फा। क्या होता है, फॉर्मूला नंबर 2, टाउ होता है आई अल्फा। कैसे आया, तो एफ इज इक्वल टू मा होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इन लीनियर मोशन हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स की जगह यहाँ पे क्या होगा, वी हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी फोर्स की जगह पे होगा टॉर्क। फोर्स तो यहाँ पे होता है हमारे पास टॉर्क, यहाँ पे मास, तो उसके जैसा कौन है यहाँ पे,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे कौन होता है, वी हैव एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, जिसमें यहाँ पे होगा टाउ इज इक्वल टू आई यानी ml स्क्वायर, अल्फा यानी डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। आया समझ में कैसे आ रहा है? थोड़ी देर पहले पता है ना कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, उसी के ऊपर से ये आई की वैल्यू ml स्क्वायर आप लोगों ने लिखा ही होगा, और अल्फा की वैल्यू भी होती है डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। सो फ्रॉम बोथ ऑफ दोस इक्वेशंस वी गेट टाउ इज इक्वल टू ml स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो तो बता दो, आई विल रिपीट। फिर बाद में जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कि भाई वी नो दैट ये होता है वो होता है ऐसा करके। ओके, सो ये लिख लो, देन रेज योर हैंड, और कुछ हो तो बता दो अभी। वन लास्ट concept before starting simple pendulum is the formula of SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ये फॉर्मूला नहीं बट इसको कंडीशन ज्यादा बोलेंगे। कंडीशन फॉर एसएचएम, कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंडीशन ये, कंडीशन नंबर 1, एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस टाइप का कोई इक्वेशन अगर आ जाता है कहीं पे भी तो उसे बोल सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ओके, या फिर थियोरिटिकली भी अगर हमको पता चल जाए फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो भी हम लोग उसको बोल सकते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। या फिर इस टाइप का इक्वेशन मा इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वही इक्वेशन है भाई, एम एफ इज इक्वल टू मा लिख दिया और कुछ नया नहीं किया। या फिर अगर इस टाइप का इक्वेशन कोई मिले, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो फिर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई इक्वेशन मिले तो भी उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ये के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर भी बोलते हैं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जब भी कोई इक्वेशन इन सब में से कोई भी टाइप का मिले तो उस इक्वेशन को बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। ओके, so these are the condition for SHM। और अगर जैसे मान लो कोई इक्वेशन मिला, डी स्क्वायर पी बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25 टी, ठीक है, इस टाइप का अगर कोई इक्वेशन मिल रहा है तो ये वाला जो इक्वेशन होगा वो क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन फॉर एसएचएम। क्यों, बिकॉज ये इस टाइप का इक्वेशन, एग्जैक्टली सेम होना जरूरी नहीं बट इस टाइप का ये इक्वेशन है, तो इसे एसएचएम बोल सकते हैं। और इसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 25। ठीक है, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा, एक्स का कोएफिशिएंट है ओमेगा स्क्वायर, वैसे ही पी का कोएफिशिएंट है 25, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी 25। ये और एक क्वेश्चन बना तो इसके ऊपर से आप लोगों को आंसर देना है। एक और, अगर मान लो ऐसा हो, ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर फाइव बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा बीटा 5, अल्फा बीटा बाय गामा भी बोल देते हैं ना, क्या जाता है। यस, अगर इस टाइप का इक्वेशन मिल रहा हो तो बताओ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी। ये अल्फा बीटा और गामा है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। बोलो बोलो। 2 अल्फा बीटा गामा। सही है, 2 अल्फा बीटा बाय गामा। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लो इस टाइप का इक्वेशन मिल रहा हो, इफ यू आर गेटिंग एन इक्वेशन लाइक दिस, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल थीटा। ठीक है, इस टाइप का अगर इक्वेशन मिल रहा हो तो बताओ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी।
G by L. सही है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल होगा। तो ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ जी बाय एल होगी। भाई ओमेगा जो है ना वो होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा क्या होता है, इट इज 2 पाई बाई टी। इसीलिए 2 पाई बाई टी की वैल्यू होगी रूट ऑफ जी बाय एल। इससे मिल सकता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। ये कॉन्सेप्ट था। अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़े उन सबको मिला के सिंपल पेंडुलम की थियरी बनने वाली है। ओके, तो ये सब ग्रेवी तैयार हो गई है। आप लोग ये लिख लो, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। ये मैंने बताया था। करना क्या है, ये सीलिंग से एक स्ट्रिंग लगा देनी है और नीचे रख देना है एक मास, देन इट बिकम्स अ सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम बन गया। जब ये ऑसिलेट हो रहा हो, जैसे वो इधर आया, व्हेन सिंपल पेंडुलम इज एट दिस पॉइंट, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, दैट फोर्स विल बी mg एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। mg जो फोर्स होगा वो हमेशा एग्जैक्टली नीचे की डायरेक्शन में ही लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, लाइक दिस। दिस इज फोर्स mg। अलग कलर बनाते हैं। दिस फोर्स mg एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। mg की वजह से ही ये रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और वो अपने वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स ही एक टॉर्क क्रिएट करेगा, जो हम लोगों ने देखा था अभी। कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट किया हम लोगों ने, वी हैव डिस्प्लेस्ड a simple pendulum by an angle theta. Length of the pendulum is L, mass is m. तो स्टार्ट करते थियरी। कहीं भी डाउट लगे तुरंत पूछ लेना। सबसे पहले वी नो दैट, हमको सब पता ही होता है। वी नो दैट टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज आई अल्फा, बट आई इज इक्वल टू बट आई इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, सॉरी आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, और अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये जो दो वैल्यूज है इसको हम लोग ऊपर रख देते हैं। एग्जाम में थोड़ा नाटक करना हो तो कर सकते हो। We know that the equation of torque is given as follows: tau is equal to I alpha, where I is called moment of inertia, alpha is called angular acceleration, but I is equal to ml square. Equation number 2, alpha is equal to d square theta by dt square. Equation number 3, putting the value of equation ये 2 and 3 in equation 1, we get the following equation. ऐसी बहुत सारी फिलर लाइंस बीच में आपको लिखनी ही है, ठीक है। ये लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आई की वैल्यू इधर रखेंगे और अल्फा की वैल्यू इधर रखेंगे। ओके, इफ यू पुट दिस टू वैल्यूज हियर, हमको मिलेगा टॉर्क का इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू ml स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, ठीक है। ये टॉर्क का फॉर्मूला हुआ इक्वेशन नंबर 1। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, सही में इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई वो एग्जामिनर को अच्छा दिखाने के लिए, बट दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। नाउ टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है, फिर से वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आप साइड बाय साइड देख सकते हो जो मैंने कॉन्सेप्ट करा है उसमें से। टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होगा। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है एम जी, और एंगल बहुत ही छोटा है तो ऐसा लिख सकते हैं हियर, और आर की वैल्यू एल है, ठीक है। आर इज नथिंग बट एल, इसीलिए लिख सकते हैं हियर आर की वैल्यू है एल,
एफ की वैल्यू है mg और साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, क्यों? बिकॉज थीटा इज स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा एंगल है, इसलिए साइन थीटा और थीटा दोनों सेम हो जाएंगे। याद रखना सिंपल पेंडुलम का ये जो इक्वेशन है, इसमें जनरली जो ऑसिलेशंस होते हैं वो बहुत ही छोटे होने चाहिए, इट इज फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। यहाँ पे थीटा इज वेरी स्मॉल, ये सारी वैल्यूज रख देते हैं इधर, देखो यहाँ पे आर जो है वो इधर रखेंगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ एफ, एफ इधर रखेंगे और थीटा जो है वो भी हम लोग इधर रख देंगे, ये सारी वैल्यूज इधर रख देते हैं, तो क्या मिलेगा? देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू, आर की जगह लिखेंगे एल, एफ की जगह लिखेंगे mg और साइन थीटा की जगह लिखेंगे थीटा। यहाँ तक आया समझ में? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? टाउ इज इक्वल टू एल mg थीटा, एनी डाउट? No, sir. नहीं है, ओके चलो तो आगे मैं लिखूंगा यहाँ पे, बट टाउ एंड थीटा आर ऑपोजिट, वो मैंने बताया था ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। टाउ एंड थीटा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा हम मेंशन करना हो तो कर सकते हैं। टाउ यहाँ पे क्या है? इट इज रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, एंड थीटा क्या है? इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टाउ एंड थीटा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए ये इक्वेशन बन जाएगा टाउ इज इक्वल टू माइनस एल एम जी थीटा। आ गया समझ में? इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। माइनस साइन क्यों आया उसका रीजन मैंने बता दिया, एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक पूरा स्पेशल कॉन्सेप्ट मैंने डेडिकेट किया था माइनस साइन के लिए, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया था। तो टाउ इज इक्वल टू माइनस एल एम जी थीटा, तो यहाँ पे हमको दो इक्वेशन मिल गए, टाउ इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, टाउ इज इक्वल टू माइनस एल एम जी थीटा। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा? विल गेट एम एल स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल एम जी थीटा, ठीक है, ये इस तरह से होगा कुछ। अब जो कट होता है वो कट कर देते हैं, क्या क्या कट होगा? एक एल कट होगा, एम बी कट होगा, तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? देयरफॉर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर is equal to minus g by L theta. This is the equation of angular acceleration, ठीक है, angular acceleration का इक्वेशन मिला। और ये वाला जो इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल दूंगा। इक्वेशन 3 इज ऑफ टाइप, इक्वेशन 3 इज ऑफ टाइप, किस टाइप का इक्वेशन है ये? डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर is equal to minus omega square y. This equation is of this type. इसीलिए ये मोशन कैसा हो रहा है? बोलो, अगर ये इस टाइप का इक्वेशन है तो कैसा मोशन होगा? ये वो थोड़ी देर पहले ही बताया था, इस टाइप का इक्वेशन हो तो ये मोशन होगा। देयरफॉर पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, एसपी लिख रहा हूँ, समझ लेना, सिंपल पेंडुलम एसपी, जगह बहुत कम है इसलिए। फॉर सिंपल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आ गया समझ में? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ये लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका पीरियोडिक टाइम कैसे डिराइव होगा। जल्दी करना जरा। ओमेगा स्क्वायर वाई, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे अभी कंपेयर किया था थोड़ी देर पहले, ओमेगा स्क्वायर को जी बाय एल के साथ कंपेयर कर सकते हैं।
ओके, तो वैसे यहाँ पे भी g/l और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, दोनों माइनस में। इन दोनों को अगर कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, वी विल गेट कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 को कंपेयर कर देते हैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी g/l, तो ओमेगा की वैल्यू होगी √g/l, तो 2π/t होगा √g/l, therefore t हो जाएगा 2π√l/g. This is the equation for periodic time of simple pendulum. It's very 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 important. ये इक्वेशन जो है वो पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो एंगुलर स्पीड का इक्वेशन ये होगा, ठीक है। अगर ऐसा बोल देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, तो भी यही रहेगा, ठीक है। दिस इज बोथ एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, याद रखना। दिस इज एंगुलर स्पीड, दिस इज एंगुलर स्पीड of simple pendulum, और ये जो है दिस इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये वाला जो केस होगा दिस इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसमें अगर इसका इनवर्स कर देते हैं तो हो जाएगा एफ हो जाएगा 1/2π√l/g। दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है, टाइम टेकन टू फिनिश वन फुल, सॉरी, इट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन यूनिट टाइम। इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी frequency of SHM या frequency of simple pendulum। आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, प्रूव दैट सिंपल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग SHM। अगर प्रूव दैट सिंपल पेंडुलम SHM करे तो यहां तक लिखना है आपको, ठीक है। ये इक्वेशन से प्रूव होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, ऐसा प्रूव होगा। अगर बोले कि भाई फाइंड करो एंगुलर स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो यहां तक करना है। पीरियोडिक टाइम पूछे तो ये, फ्रीक्वेंसी बोले तो ये, ठीक है। जो पूछा क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से कि सिंपल पेंडुलम में क्या पूछा हुआ है, ओके, अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। सो ये लिख लो। आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसके डिफरेंट केसेस, ठीक है, स्पेशल केसेस है इसके। अगर पेंडुलम लिफ्ट में ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, लिफ्ट में नीचे जा रहा है तो क्या होगा, कार में अगर सिंपल पेंडुलम हो तो क्या होगा, कार ब्रेक लगाए तो क्या होगा, कार एक्सेलरेट करे तो क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर सिर्फ यहाँ तक रखते हैं। ये लिख लो एंड देन यू कैन लीव।